नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, पूरा देश आज़ादी के जश्न की तैयारी में डूब चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक बिहार में भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 15 अगस्त के बाद बिहार का पावर हाउस भी इधर से उधर होने वाला है और कुछ राजनीतिक हलचल भी होगी। तो क्या क्या होने वाला है बिहार में 15 अगस्त के बाद, आइए जानते हैं अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी से और इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। राकेश जी, नमस्कार। धन्यवाद आपको। 15 अगस्त के बाद बिहार में ऐसा सुनने को आ रहा है कि काफ़ी कुछ चेंजेज होने वाले हैं, तो क्या क्या होने वाले हैं और क्या हलचल है, बताएं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है बिहार की राजनीति के लिए अगस्त का महीना। जी। अगस्त के महीने में अक्सर सरकार बिहार में बदलती रही है और इसीलिए अगस्त का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अगस्त के महीने में 15 अगस्त के बाद कई परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो पावर सेंटर पूरी तरह से बिहार का बदल रहा है और पूरी तरह से बदल जाएगा 15 अगस्त के बाद। उसके बाद राजनीति के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, आरजेडी, प्रशांत किशोर की जो आने वाली पार्टी है 2 अक्टूबर की जिसकी घोषणा होगी, वो सब मिलकर बिहार की राजनीति में कुछ नया करने वाले हैं। तो अब उससे पहले चुनाव की तैयारियों में जो चुनावी वर्ष अगले साल शुरू होगा, हो सकता है कि बीच में भी चुनाव हो जाए, जो कई राज्यों का चुनाव होने वाला है, कभी कभी उसकी भी चर्चा हो जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम होने वाला है वो कई काम है। एक तो 20 तारीख से 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम चालू हो रहा है। पूरे बिहार में 20 जिले हैं जो द्वितीय चरण वाला शुरू होगा, जिसमें कई जिले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो भूमि सर्वेक्षण को आप जो सामान्य तरीके से देख रहे हैं, मैं इसको सामान्य तरीके से नहीं देखता। सामान्य तरीके से इसलिए नहीं देखता क्योंकि इस सर्वेक्षण में बड़े बड़े राजनेताओं को भी टारगेट किया जा सकता है। पता चलेगा कि उनके पास कितना धन है और कितनी संपत्ति है, कितना जमीन है, और उन जमीनों पर जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं मालिक, उसको सरकार अपने गिरफ्त में कर लेगी। तो एक तीर कई निशाना है ये भूमि सर्वेक्षण का। उसका रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। इस पर किसी की नज़र शायद नहीं थी, इस तरह की कोई मुद्दे नहीं। लेकिन आप समझिए कि जिस जमीन लेन देन की बात तेजस्वी यादव को जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला कहा जाता है, तो उसमें यदि जमीनों का फिर से सर्वे होगा, दावा करेगा परिवार, तो फिर क्या होगा। इसी तरह बड़े बड़े जो नेता हैं, विपक्ष के हो या पक्ष के, उनकी जो छिपी हुई संपत्ति है वो भी सरकार के नज़र में आ जाएगी। तो ये तैयारी तो एक तो ये होगा। दूसरा है कि बिहार में डीजीपी और बिहार में मुख्य सचिव दोनों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोनों को बदलने की तैयारी है, वो बदला जाए। जैसा कि पावर हाउस को बदलने, पावर हाउस जो पावर सेंटर जो है, वो पावर सेंटर बिहार का बदलने वाला है। अब देखिए, कुमार रवि जो है उनको मुख्यमंत्री सचिवालय लाया गया है। तो एक तो सेंटर आप देख रहे हैं कि जो पटना के प्रमंडलीय आयुक्त थे वो अब मुख्यमंत्री के कार्यों को देखेंगे, यानी कि नीतीश कुमार जो है अपनी टीम बना रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो डीजीपी हैं उनको बदलने का बात है। जो मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मल्होत्रा, उनकी जो तिथि है वो 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है। तो अब वहाँ पे मुख्य सचिव के लिए मारामारी चल रहा है कि कौन मुख्य सचिव होगा। लोग अपनी पैरवी लगा रहे हैं और नीतीश कुमार उन्हीं लोगों के बीच से एक को चुन के वो लाएंगे। तो वो कौन होंगे, इसकी चर्चा जरा हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो 31 अगस्त को जब ब्रजेश मल्होत्रा रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी कि उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी, तो क्या उनको एक्सटेंशन फिर से दिया जाएगा। एक तो सवाल ये है, यदि एक्सटेंशन दे दिया जाएगा तो कोई बात नहीं है, पावर सेंटर वहीं पे रहेगा। लेकिन वरीयता के हिसाब से
जो है वो कई लोग लाइन में हैं, जो मुख्य सचिव के लाइन जो है उसमें, और नीतीश कुमार उन्हीं में से किसी एक को चुनने वाले हैं। तो इसकी तैयारी चल रही है काफ़ी लंबे अरसे से। कभी कोई रेस में आगे हो जाता है, कभी कोई रेस में आगे हो जाता है, लेकिन वरीयता के हिसाब से देखें तो अमृतलाल मीणा जो है वो मुख्य सचिव के एक दावेदार हैं, रेस में आगे हैं। वो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जुलाई 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। यदि मुख्य सचिव बनते हैं तो उनका कार्यकाल यही होगा। अभी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कोयला सचिव है, तो कोयला सचिव की अभी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। मई 2021 में वो के सितंबर महीने में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। उसके पहले वो मुख्यमंत्री का सचिव भी रह चुके हैं, वो पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं, तो कृषि विभाग के भी वो प्रधान सचिव रह चुके हैं। तो अमृतलाल मीणा इस हिसाब से काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं, उनकी एक दावेदारी बनती है। दूसरी जो दावेदारी है वो चैतन्य प्रसाद की है। चैतन्य प्रसाद 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अगस्त 2025 तक उनका कार्यकाल हो सकता है, क्योंकि 2025 में वो रिटायर करने वाले हैं। तो बिहार में वो अभी विकास आयुक्त हैं और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव भी हैं। तो इनकी दावेदारी काफ़ी मानी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से इनका करीबी रिश्ता भी है। बिहार को ये अच्छा से जानते हैं, बिहार के हर भाग में इनका कनेक्शन है। तो वैसे हिसाब से चैतन्य प्रसाद भी एक प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। अब देखिए, बात तो के पाठक का भी नाम आया है, चर्चा में वो भी हैं और वो काफ़ी चर्चित रहे हैं। हालांकि उनके कई कार्यकलापों से सरकार की किरकिरी भी होती है, लेकिन के पाठक को नीतीश कुमार अंत तक जमाए रखते हैं अपने साथ। तो क्या दोनों की ट्यूनिंग है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन 1990 बैच के ये भी अधिकारी हैं और इनका भी प्रशासन पे दबदबा है। और ये एक तरह से माने जाते हैं कि के पाठक ने जो ठान लिया उसको करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी हद तक तो आपको लगता है राकेश जी कि जो सामने विधानसभा का चुनाव है और के पाठक जैसे सख्त प्रशासनिक पदाधिकारी को सरकार अभी की परिस्थिति में उनको शामिल करेगी? नहीं, अब मुझे जो लगता है कि के पाठक की चर्चा भले हो, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि कोई ऐसे व्यक्ति को दे जवाबदेही, वो भी प्रधान सचिव का, जो बाद में अपने ही हाथ से कंट्रोल में न रहे। सरकार हमेशा चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को रखा जाए जो उसकी बातों को माने किसी भी कीमत पर, वो सही डिसीजन हो या गलत डिसीजन हो। यस मैन को सरकार चाहती है और इसमें यदि वो यस मैन कारगर साबित हो जाता है और अपने कार्यों को अंजाम तक देने में जो सरकार चाहती है उसको अंजाम तक दे देता है, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन इसमें नाम अभी कई हैं। अभी एस सिद्धार्थ भी हैं, इस रेस में हैं 1991 बैच के वो आईएएस अधिकारी हैं और अभी शिक्षा विभाग के वो प्रधान सचिव हैं। तो वो चहेते अधिकारी हैं, ईमानदार छवि है उनका, तो वो है। लेकिन अब देखिए, सिद्धार्थ के लिए भी अभी संभावनाएं कुछ नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी उनको तुरंत शिक्षा विभाग में डाला गया है और काफ़ी सजग तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। एक नाम और भी आ रहा है, वो नाम है प्रत्यय अमृत का। हालांकि वरीयता में प्रत्यय अमृत अभी जूनियर है, लेकिन प्रत्यय अमृत नीतीश कुमार के दुलारे। तो ऐसे में ये देखना होगा कि प्रत्यय अमृत को नीतीश कुमार प्रधान सचिव बनाते हैं वरीयता को अनदेखा करके, या क्या मामला होता है ये दिन आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 2027 तक इनकी जो है वो कार्यकाल होगा, क्योंकि 2027 में ये रिटायर करने ये पूरा का पूरा जो फेरबदल है पावर सेंटर का, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? नहीं, ये तो
आप 31 अगस्त को रिटायरमेंट है उनकी कार्य अवधि जो है वो पूरा हो उनकी गई। जगहों को भरी उस जगह पर चाहिए। इसी तरह डीजीपी का जो है वो मामला, डीजीपी पे भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहाँ पे भट्टी बिहार छोड़ के जा रहे हैं, तो अब उस जगह पे भी चाहिए। ये तो आपको नहीं लगता है कि एक तीर से दो निशान नीतीश कुमार खेल लेंगे? निश्चित- चुनाव भी है और अपने पसंद के पदाधिकारी को निश्चित वहाँ रूप पे से पद स्थापित कर देंगे। अभी जो पदाधिकारी हैं वो भी उनके पसंद के हैं और जो आएंगे वो भी पसंद के ही होंगे। और ये तो सरकार का गेम चलते ही रहता है कि वो अपने ही पसंद के अधिकारी को चाहता है। यदि उसको काम कराना है तो टीम तो उसका ही होना चाहिए, तो टीम उसका बनता है। डीजीपी के रेस में भी कई लोग हैं, जैसे शोभा होतकर का नाम सामने आया कि वो एक दावेदार हैं। उसके अलावे आप आलोक राज भी डीजीपी के पद के दावेदार हैं। इसके अलावे आप बच्चू सिंह मीना जो हैं वो उनके नाम का भी चर्चा हो जाता है। तो देखिए ये मुख्य सचिव और डीजीपी में कौन बनता है ये पता चलेगा जब समय आएगा। लेकिन नीतीश कुमार के पास इन लोगों का फाइलें पहुंच रहा है, नीतीश कुमार उसको देख रहे हैं और हर तरीके से वो देख रहे हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अधिकारियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वो जानते हैं कि कौन किस लायक है, सही समय पर वो सही फैसला करेंगे। लेकिन राजनीति की भी कई चर्चाएं जो है वो बिहार में बहुत है, और वो चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड क्या पाला बदलने वाली है। एक चर्चा न जाने कहाँ से हर बार चला आता है, और ये चर्चा ऐसे ही नहीं आता है, ये चर्चा नीतीश कुमार के गतिविधियों के चलते आता है। और नीतीश कुमार जिस तरह से पाला बदलते रहे और जिस तरह का एक्टिविटी उनका पाला बदलने के आगे पीछे रहा है, उसी तरह की एक्टिविटी जब दिखाई देने लगती है तो हल्ला होने लगता है कि पाला बदल लेंगे, पाला बदल लेंगे, पाला बदल लेंगे। उधर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी नकेल कस दिया है, सांसदों को अपने कब्जे में कर लिया है। कब्जे में मतलब बना के तोड़ लिया है कि 9 से 10 सांसद उनके पाले में जा सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई मामलों में एनडीए के भी कई घटक दलों में खींचतान है, मांझी चिराग में अनबन है, राज्यसभा के सीट के लिए भी अनबन का मामला सुनते हैं कि जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि हमारा भी एक राज्यसभा में सदस्य जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो कई तरह की गुटबाजियां चल रही हैं। वक्फ बोर्ड बिल पे जो है वो ललन सिंह के बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं में उबाल हैं, वो नीतीश कुमार को पास अपनी फरियाद लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी का गलत स्टैंड है। तो इस तरह से देखा जाए तो कई तरह का जो मामला है वो 15 अगस्त के बाद सामने आने वाला है और उस पर सरकार को, नीतीश कुमार को काम करना पड़ेगा। तो 15 अगस्त के बाद बिहार के प्रशासनिक फेरबदल के साथ साथ राजनीतिक फेरबदल भी होने को है, जैसा कि राकेश जी ने भी कहा। होने को है ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि चर्चा है इस बात की, संभावनाएं हैं। अब ये होने के लिए तो हमेशा से चलते रहता है। जिस दिन नीतीश कुमार ज्वाइन करते हैं उसके अगले दिन से ही होते लगता है कि अब पल्ला बदल देंगे, फिर चले जाएंगे उधर। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि होने वाला है, हो सकता है, इस बात की चर्चा है। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है काफी बिहार के अंदर, और प्रशासनिक फेरबदल जो भी सीनियर पदाधिकारी अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं उनकी जगह पे अधिकारियों की भरने की तैयारी चल रही है। तो आप 15 अगस्त के बाद देखिए और इंतजार कीजिए क्या होता है, और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।